Hello students, this is our fifth lecture on cost accounting. In our previous lecture, we have studied economic order quantity and its tabulation method also, and reorder levels, maximum level, minimum level, average, danger level. But in our last lecture, I have taught you its formula and its application. Today, I will be taking your theoretical part also, because in exams it may happen that they will ask you about its theory, so you should be able to write it, right? So first, again, I would like to introduce you with this tabulation method. We have already studied it, but एक और बार इसका format देख लेते हैं so that it will become easier for us for next term. Annual consumption in units, it is always equal. देखो ये जो different order sizes है 1 2 3 4, ये डिफरेंट ऑप्शन है कि अगर हमने एक बार में 4000 यूनिट मंगाया, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा एनुअल कंजम्पशन होता है 10,000 यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम एक साथ में 10,000 यूनिट मंगा लेते हैं, या तो फिर 5,000 यूनिट करके दो बार में मंगवा सकते हैं, या 2.5,000 यूनिट करके 4 times में मंगा सकते हैं. Getting my point? So we are having different options over here. So this is our what we have to do in this sum is to go for the minimum cost. हमें cost reduce करना है कि कितने कम से कम cost में हम ज्यादा से ज्यादा product मंगवा सकते हैं. Clear? So economic order quantity से तो हमें वो चीज directly पता चल जाता है कि कितना यूनिट मंगवाना चाहिए, but they have given us a different table also, different way also, where it is tabulation method. So tabulation method में order size, यहाँ पर order size जो होगा ना ये अलग अलग होगा, ये अलग होगा, point number 2 पे अलग होगा, 3 पे अलग होगा, 4 पे अलग होगा. Clear? Annual consumption एक ही होगा, वो common होगा यहाँ पर भी, point number 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, सब में common होगा, but order size is going to be different. Practically we are going to solve the sum, but as of now just learn this much. Number of order मतलब कि तुम्हें कितने बार में मंगवाना है. जैसे कि 10,000 यूनिट तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन है, तुम अगर 10,000 एक साथ मंगवाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 1. गेटिंग माय पॉइंट? नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 1. और अगर तुम 5,000 यूनिट मंगाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 2. 2.5,000 मंगाते हो यूनिट तो और नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 4. सो लाइक दैट. अगर 1,000 मंगाते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर विल बी 10. तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक बार ऑर्डर प्लेस करने का कितना कॉस्ट जाता है, एक यूनिट के ऊपर कितना कॉस्ट जा रहा है, तो वो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. पॉइंट नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट नंबर 4 विल बी योर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट. एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट वो दिया होगा, टोटल कैरिंग कॉस्ट. पॉइंट नंबर 4 वो जो एवरेज इन्वेंट्री इनटू एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट. पॉइंट नंबर ऑर्डरिंग कॉस्ट दिस, एंड पॉइंट नंबर 8 यानी कि दिस. इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो उसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट. और इस टोटल कॉस्ट में से जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा दैट वी हैव टू चूज. कुछ नहीं है, तुम्हें ईओक्यू के थ्रू एक्चुअली डायरेक्टली आंसर मिल जाता है. मैं आगे एक सम कराऊंगी जिसमें तुम्हें ईओक्यू भी पूछा होगा और टेबुलर फॉर्म भी दिया होगा, एंड यू कैन सी इट कि ईओक्यू में जो आंसर आ रहा है वही टेबुलर फॉर्म में भी आ रहा है. बट ऐसे ही जस्ट टू सी द डिफरेंट एंगल्स ऑफ द सम एंड डिफरेंट ऑप्शंस. कंपनी डायरेक्टली आंसर नहीं चाहती, कंपनी वांट्स टू सी द ऑप्शंस कि अगर हमने ये किया तो क्या, वो किया तो क्या आंसर आएगा. सो वी हैव टू मेक इन अ टेबुलर फॉर्म. तो टेबुलर फॉर्म में वी गो विद द ऑप्शन, और EOQ में तो डायरेक्टली वी गेट द ऑप्शन, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय इक्वेशन मेथड, मतलब तुम्हारा सम, एंड टेबुलर मेथड. क्लियर? एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल. एक साल में तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन कितना होता है? 4,000 यूनिट. एक साल का हमारा कंजम्पशन कितना है? 4,000 यूनिट. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. एक बार ऑर्डर प्लेस करने का हमारा कॉस्ट कितना जा रहा है? 250 रुपया. क्लियर? एनुअल कैरिंग कॉस्ट. एनुअल कैरिंग कॉस्ट विल बी ₹2 पर यूनिट. कैरिंग कॉस्ट दिया है ₹2. कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹20 पर यूनिट. स्टूडेंट्स यहीं से हम देख सकते हैं इट इज 10%, है ना.
यूनिट का मटेरियल का जो कॉस्ट है उसका 10% हमारा कैरिंग कॉस्ट लगता है, बट यहाँ पर ठीक है इस चीज को नोटिस कर लेना। नेक्स्ट एनालिसिस, सबसे पहले हम ईओक्यू निकालेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ तो हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला क्या दिया था, 2AO डिवाइडेड बाय सी, यहाँ पर 2AB लिखा है। इट्स ओके, हर किसी का अपना अपना एजम्पशन होता है, हर किसी का अपना अपना एनोटेशन होता है, कोई ए बोलेगा कोई बी बोलेगा, तो लेकिन हम ओ यूज करते हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अपना वही रखेंगे, 2AO डिवाइडेड बाय सी। ओ मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट, ए मीन्स एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। और अगर सपोज तुम बी या कुछ और यूज कर रहे हो तो प्लीज इस चीज को प्रॉपरली मेंशन कर देना। क्लियर, बी को बराबर बता देना कि बी इज ऑर्डर कॉस्ट, ए इज एनुअल कंजम्पशन एंड सी इज कैरिंग कॉस्ट। कभी भी ये सारी चीजें लिखने की आदत डाल देना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू 4000 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले कैलकुलेटर लो, 2 इंटू 4000 इंटू 250 करो, जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद इज इक्वल टू का बटन दबाना तो तुम्हें आंसर मिलेगा 10 लाख। उसके बाद तुम उसमें अंडर रूट का बटन दबाओगे, देन यू विल गेट द आंसर 1000 यूनिट। यानी कि 1000 यूनिट तुम मंगाते हो अगर एट अ टाइम, तो तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्रॉपरली फॉलो होता है, मतलब तुम मिनिमम कॉस्ट तुम्हारा लग रहा है, ठीक है। अगर तुम मिनिमम कॉस्ट लगाना चाहते हो तो फिर तुम्हें एट अ टाइम 1000 यूनिट मंगाना चाहिए, ठीक है। सेम क्वेश्चन को सेम आंसर के लिए हम दूसरे टेबुलर मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4, 4 कंडीशन ले लिया। एनुअल यूसेज, स्टूडेंट्स एनुअल यूसेज मैंने कहा था वो हर साल इक्वल ही रहता है, क्लियर, 4000 4000 4000 4000। ऑर्डर साइज एज्यूम करना है, देखो यहाँ पर क्लियर कट लिखा है एज्यूम, ये तुम्हें एज्यूम करना है कि कितना ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन तो यही आता है कि पूरा का पूरा एक साथ मंगा लो। नेक्स्ट 4000 है ना, तो एक एक हजार कम करते हुए हम एज्यूम कर लेते, 3000 2000 एंड 1000। Since we all know 1000 यूनिट इज आवर आंसर, तो 1000 की अपना नजर रखना, देखना तुम्हारा एंड में भी आंसर 1000 ही आएगा, क्लियर। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ पर क्लियर कट दिया हुआ था ऊपर कि 250 विल बी आवर ऑर्डरिंग कॉस्ट, दिया है ना, सो वो सेम यहाँ पर भी लगेगा। तुम कितना भी यूनिट मंगाओ तुम्हें 250 देना ही है। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। सो यहाँ पर तुम लोग 250 तुम्हारा अमाउंट फिक्स है एक ऑर्डर का, क्लियर। तो 250 250 हर चारों टेबल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, स्टूडेंट्स यहाँ पर था 4000, मेरा एनुअल कंजम्पशन भी 4000 है, मैं ऑर्डर भी 4000 कर रही हूँ, तो मैं एक ही बार में ऑर्डर करूंगी ना, एक ही बार में मेरा ऑर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं ऑर्डर कर रही हूँ 3000, तो 3000 डिवाइडेड बाय 4000 मेरा एनुअल कंजम्पशन है, 3000 में ऑर्डर कर रही हूँ, तो 4000 डिवाइडेड बाय 3000 कर देना, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एनुअल कंजम्पशन 4000 है, लेकिन हम ऑर्डर कर रहे हैं 2000, चाहिए तो प्रीवियस स्लाइड में जाकर के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर 4000 हमारा एनुअल कंजम्पशन है, डिवाइडेड बाय हम ऑर्डर कितना कर रहे हैं यहाँ पर 1000, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ, ये ऊपर जो लिखा है वो क्या है हमारा एनुअल कंजम्पशन, क्लियर। और ये नीचे 4000 लिखा है, ये क्या है हमारा ऑर्डर, कि हम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, कितने अमाउंट का ऑर्डर हम मंगा रहे हैं। तो पहली बार में हम 4000 पूरा मंगा ले रहे तो हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएगा 1। सेकेंड टाइम में हमारा एनुअल कंजम्पशन 4000 है, बट वी आर थिंकिंग ऑफ कि हम 3000 ही ऑर्डर करेंगे, तो 4000 डिवाइडेड बाय 3000 1.33 नंबर ऑफ ऑर्डर, जबकि ऐसा कभी नहीं होता प्रैक्टिकली, ये क्या पॉइंट में कभी नहीं होना चाहिए ये, बट ठीक है चलो सम है तो वी कैन डू एनीथिंग। 4000 डिवाइडेड बाय 2000 2, ठीक है। 4000 मेरा एनुअल कंजम्पशन है, 2000 मंगाऊंगी तो 2 बार मंगाना पड़ेगा। 4000 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर विल बी 4। आई होप इतना क्लियर हो चुका है। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टूडेंट्स ऑर्डरिंग कॉस्ट एवरीवन नोज इट इज 250, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, सो वी ऑल नो कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 250, ठीक है। 250 इंटू 1 कितना आएगा,
250 इंटू 1 250 250 इंटू 1.33 332.50 आएगा। आई एम टेलिंग यू ऑल, कैलकुलेटर लेकर के बैठो और कैलकुलेट करके देखते रहो, जो मैडम बोल रही है वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। 250 इंटू 2 500 हो गया, क्योंकि मैं 2 बार मंगा रही हूँ ना। गेटिंग माई पॉइंट, मैं 2 बार मैं मंगा रही हूँ। मैं एक ही ऑर्डर 250 में एक बार में मंगा सकती थी, बट हियर आई एम प्रेफरिंग कि मुझे 2 बार में मंगवाना है, तो माई ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 500। 250 इंटू 4, योर आंसर विल बी 1000, ठीक है। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। स्टूडेंट्स, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। पर यूनिट का तो रेट नहीं चेंज होगा ना, एक यूनिट के ऊपर जितना कैरिंग कॉस्ट लगता है वो हर जगह सेम ही आएगा, 2 वो पहले भी क्वेश्चन में भी दिया था, यहाँ पर भी है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री मतलब हम जितना ऑर्डर करने वाले थे, जैसे कि यहाँ पर 4000 था हमारा, यहाँ पे 3000 2000 1000, इसका एवरेज निकालो। 4000 का एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2, 4000 का एवरेज क्या आएगा 2000, 3000 का एवरेज क्या आएगा 1500, 2000 का एवरेज आएगा 1000, 1000 का एवरेज आ जाएगा 500। क्लियर। टोटल कैरिंग कॉस्ट, स्टूडेंट्स ये रॉन्ग लिखा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। टोटल कैरिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट। क्लियर। 2 इंटू 2000 कितना आएगा 4000, 2 इंटू 1500 आंसर आएगा 3000, 2 into 1000 आंसर विल बी 2000, 2 into 500 आंसर विल बी 1000। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, है ना। हमें दोनों भी पे करना है। गेटिंग माय पॉइंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देना है और कैरिंग कॉस्ट भी देना है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था हमारा, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, ये जो अमाउंट है 250 332 500 1000, ये हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये हमारा कैरिंग कॉस्ट है, और हमें दोनों भी पे करना है। गेटिंग माय पॉइंट, हमें इन दोनों की तो कॉम्बिनेशन को निकालना है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। क्लियर। तो इन दोनों को ऐड करोगे तुम, पॉइंट नंबर, पॉइंट नहीं दिया यहाँ पर बट ठीक है मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ये पॉइंट स्टार, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, दोनों का ऐड करते जाओगे तो यहाँ पर आंसर आएगा तुम्हारा 4250, यहाँ पर आएगा आंसर 3332, यहाँ पर आएगा 2500, यहाँ पर आएगा 2000। तो सबसे मिनिमम कौन सा है 2000। तो इट मीन्स कि एट अ टाइम 1000 यूनिट मंगाना इज अ मोर इकोनॉमिकल, और यही सेम आंसर तुम्हें ईओक्यू भी दे रहा था। टेबुलर मेथड में भी वही आंसर आया, ईओक्यू के थ्रू भी वही आंसर आया, ठीक है। सो दिस इज द सम। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा दोनों मेथड, अगर सिर्फ ईओक्यू आया तो इट विल कैरी 10 मार्क्स और डेफिनेटली इट विल कम इन एग्जाम। और अगर सपोज एग्जाम में ईओक्यू के साथ साथ तुमसे टेबुलर भी पूछ लिया, so it will carry your 20 marks. So that is I am telling you not to avoid it. Getting my point? Not to avoid any kind of sum. Next, ये sum simple है, इसमें कोई tabular method नहीं है, but still let's see. A company uses 10,000 units per year of an item costing ₹5 each. 10,000 यूनिट कंपनी कंज्यूम करती है, 5 रुपए इसके कॉस्ट है पर यूनिट के। द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड परचेज ऑर्डर इज ₹100। परचेज ऑर्डर करने में ₹100 हमारा कॉस्ट जाता है। स्टॉक ऑफ होल्डिंग कॉस्ट अमाउंट्स टू 20%, मतलब कैरिंग कॉस्ट हमारा 20% है पर ईयर ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। कैलकुलेट। स्टूडेंट्स, एनुअल कंजम्पशन फॉर्मूलाज वी ऑल नो, 2AO डिवाइडेड बाय C। देखो यहाँ पर S लिख दिया, C की जगह H लिख दिया। तो मैंने वही कहा ना, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। पिछले वाले फॉर्मूला में लिखा था 2AB डिवाइडेड बाय C, यहाँ पर लिख दिया 2AO डिवाइडेड बाय S। सो तुम लोग एक ही फॉर्मूला रखो 2AO डिवाइडेड बाय C, क्योंकि क्लियर कट इट्स शोज K मीन्स एनुअल कंजम्पशन, O मीन्स ऑर्डर, C मीन्स कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये सब फॉर्मूलाज नहीं फॉलो करना है, एक ही फॉलो करना है। नेक्स्ट, एनुअल कॉस्ट। एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना जा रहा है 10,000 यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। परचेज ऑर्डर भी दिया है 100। स्टोरेज कॉस्ट के बारे में क्या बोला, इट इज 20%। 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ वैल्यू ऑफ योर इन्वेंट्री। गेटिंग माय पॉइंट, एक इन्वेंट्री के पीछे मेरा कितना कैरिंग कॉस्ट जा रहा है, भले मैं पे कितना भी करती हूँ, भले मैं पे करती रहूंगी 1 लाख, ठीक है, लेकिन मुझे जानना फिर भी है कि मैं मेरा एक यूनिट के पीछे कितना जा रहा है।
कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट दिस, फाइनेंस इज अबाउट दिस। फाइनेंस को 1 लाख से लेना देना, बाकी का गया उन सब से, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉस्टिंग को ये भी जानना है कि एक यूनिट के पीछे हमारा कितना कॉस्ट जा रहा है। क्लियर? तो ये जो 20% बोला है वो तुम्हें 5 पे लेना है। 5 का 20% विल बी ₹1। अब तो तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला मिल चुका है 2AO डिवाइडेड बाय C। सो योर आंसर विल बी 4,470 अप्रोक्सीमेटली लिया है, शायद पॉइंट में आता होगा आंसर। लेट मी कैलकुलेट इट वंस। तुम्हें सबसे पहले कैलकुलेटर लेकर के क्या करना है, 2 into 10,000 into 100, ओके, डिवाइडेड बाय 1 करो मत करो, बात एक ही है, इज इक्वल टू अमाउंट कितना आ गया 20 लाख। इज इक्वल टू का बटन दबाया, अंडर रूट का बटन दबाने पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, वेट अ मिनट, 2 into 10,000 into 100 इज इक्वल टू 20 लाख। अंडर रूट का बटन दबाने पर हमारा आंसर आ रहा है 1414.21। सॉरी, ये आंसर भी यहाँ पे अगेन रॉन्ग है, पता नहीं क्या कैलकुलेशन है। ठीक है, आंसर विल बी 1414.21 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1414 यूनिट्स। 0.21 को अवॉइड कर देना। ठीक है, टेक्स्ट बुक में बहुत बार मिस्टेक होता है, वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही रहता है, बट इसलिए बोलती हूँ कैलकुलेटर लेकर के बैठा करो, सो दैट वी विल कम टू नो अबाउट द आंसर। ठीक है, तो ये 4470 यूनिट विल बी रॉन्ग आंसर, एक्चुअल आंसर होगा 1414 यूनिट्स। ठीक है, सो आप लोगों को भी अपना कैलकुलेटर लेकर के एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A factory requires 20,000 kg of a certain material for a year. एक साल में कंपनी को 20,000 kg मटेरियल लगता है। Cost of carrying 1 kg of material is calculated to be ₹20 per annum. एक यूनिट का 20 rupees per annum जाता है कॉस्ट, carrying cost. It is an estimated that expense of placing an order and receiving would be amounted to ₹500. Calculate EOQ. 2AO divided by C. अब यहाँ पर आ गया AOC. ठीक है, A means annual usage, order cost, this or that. Everything is directly given actually in this sum. Nothing has to be calculated. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं। एनुअल यूसेज कितना है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 20,000। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ गया, हाँ यस, यहाँ पे 500 दिया हुआ है। कैरिंग कॉस्ट कितना दिया ₹20। ठीक है, सो फॉर्मूला वी ऑल नो, 2 into 20,000 into 500 divided by 20. Let me make use of calculator. 2 into 20,000 into 500 divided by 20. आंसर क्या आया 10 lakhs, राइट। 10 lakhs अंडर रूट करोगे तो 1000 kg, यहाँ पर आंसर तुम्हारा राइट है। 1000 kg अगर तुम एट ए टाइम ऑर्डर करते हो तो तुम्हारा इकोनॉमिकली मिनिमम कॉस्ट में तुम ऑर्डर प्लेस कर पाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड मतलब टोटल कंजम्पशन पर ईयर दिया था ना, ये सिखाया मैंने बहुत स्टार्टिंग के सम में भी, ये सब टाइप के हमने किए हैं सम्स, डोंट फॉरगेट इट। सो टोटल कंजम्पशन पर ईयर डिवाइडेड बाय EOQ। 20,000 हम एनुअली कंज्यूम करते हैं, 1000 हमारा EOQ आया, तो मतलब 20 ऑर्डर्स मतलब एक साल में 20 बार हमें ऑर्डर करना होगा। क्लियर? अब तुम कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दैट इज योर चॉइस, बट एक साल में 20 ऑर्डर्स वी हैव टू प्लेस टू मेक इट मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। टेबुलर मेथड ही कुछ एक अलग है, थोड़ा यूनिक पार्ट है। EOQ तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, आई नीड नॉट टू टीच यू दिस एनीमोर। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नाउ लेट अस फोकस ऑन द थियोरेटिकल पार्ट, जो कि मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि थियोरी भी पढ़ना है, और मैंने आप लोगों को इसके फॉर्मूलाज ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इस पे बेस्ड सम कर चुके हैं हमने। टू नाउ we will learn about its meaning, because without knowing its meaning it's of no use to learn.
stock level. Stock level. This technique fixes stock control levels in terms of quantity to ensure that optimum quantity of material is bought and stored. मतलब स्टॉक लेवल क्या बताता है? ऑप्टिमम लेवल. ऑप्टिमम मतलब मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था कल के लेक्चर में कि सपोज हमारा एक मंथ का जरूरत 10 kg राशन का होता है. सपोज फॉर एग्जांपल राइस ही ले लेते एग्जांपल में, ठीक है. सपोज राइस हमें एक महीने में 10 kg लगता है, तो हमें अपने पास उतना kg घर में मेंटेन करना होगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑप्टिमम लेवल मतलब बेस्ट लेवल पे अपने पास यूनिट को मेंटेन करना, ठीक है. इट ऑल्सो आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन टू बाय. व्हेन टू बाय मतलब सपोज तुम्हारे घर में 10 kg राइस है, ठीक है. तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने एक महीने में 10 kg खाते हो तो तुम 10 kg शार्प ला करके रखोगे. तुम थोड़ा एक्स्ट्रा भी ला करके रखते हो बिकॉज देयर में भी चांसेस कि गेस्ट आके रहे या कुछ और एक्स्ट्रा यूज लग जाए. सो तुम एक्स्ट्रा भी यूनिट रखते हो. सपोज तुम 12 kg रखते हो अपने घर में फॉर बीइंग ऑन सेफर साइड, ठीक है. चलो अब ये 12 kg तुमने रख लिया अपने पास. अब सपोज तुम्हें अगेन परचेज करना है. तो तुम परचेज करने कब जाते हो? जब तुम्हारा 12 kg पूरा खत्म हो जाता है तब? 0 kg पे आ जाता तब जाते हो? नहीं. 1 और 2 kg बचेगा घर में, तभी तुम्हें पता चल जाता है कि अभी राशन खत्म हो सकता है, तो तुम तुरंत जाकर के अपना न्यू स्टॉक भरवा लेते हो. गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ही काम कंपनी भी करती है. कंपनी ऑल्सो हैज टू वर्क इन द सेम वे एंड असिस्ट द मैनेजमेंट टू बजट एंड प्रिपेयर टाइम शेड्यूल फॉर परचेज. देखो मैनेजमेंट को के पास भी ना इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि बैठ करके हर मंथ में इन सब चीजों के ऊपर वर्क करते रहे. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक फिक्स टाइम रख देते हैं कि अच्छा टाइम कैलकुलेट कर दिया कि हर 3 मंथ में हम लोगों को नए प्रोडक्ट नए मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो हर 3 मंथ के बाद दे विल प्लेस एन ऑर्डर. तो मतलब मैनेजमेंट भी इन सब चीजों को प्रॉपरली कैलकुलेट करते हुए चलती है. द टेक्निक रिक्वायर्स फिक्सेशन ऑफ स्टॉक कंट्रोल लेवल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ every type of material. The different limits fixed are. देखो टेक्निक्स रिक्वायर्स फिक्सेशन ऑफ स्टॉक कंट्रोल लेवल मतलब कि तुम्हें इसके लिए भी एक टेक्निक होता है, ठीक है. इतना बड़ी तुम इंडस्ट्री चला रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू वर्क विद द प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग. तुम ऐसे तो नहीं अपने मन में जब भी आ रहा है तुम स्टॉक भरवा लेते हो. तुम्हारे मन में नहीं आता तो तुम नहीं भरवाते हो. जितना मन में आता ला देते हो, नहीं मन में आता तो नहीं भी लाते हो. ऐसे नहीं चलेगा. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर कैलकुलेशन फॉर इट बिकॉज यू आर रनिंग अ बिजनेस. गेटिंग माय पॉइंट? घर चलाने के लिए भी कैलकुलेशन लगता है, तो यहाँ पर तो तुम इतने बड़े लेवल का बिजनेस चला रहे हो. सो डेफिनेटली यू नीड टू कैलकुलेट इट. मैक्सिमम लेवल, सबसे पहले हमने फॉर्मूला सीख चुके थे मैक्सिमम लेवल का. नाउ वी विल लर्न द इट्स मीनिंग. दिस लेवल इंडिकेट्स मैक्सिमम क्वांटिटी. चलो अभी फिर से अगेन घर का एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 10 kg हमारा कंजम्पशन होता है. हम मैक्सिमम कितना रखेंगे? 12, या तो फिर चलो उससे भी ज्यादा रखते हैं तो 15 kg, ठीक है. इससे ज्यादा तो नहीं रखोगे. अब तुम्हें पता है कि हमारा पर मंथ कंजम्पशन होता है 10 kg, तो तुम बैठ करके अपने घर में क्या 100 kg भर के रख लोगे? नो. क्यों रखे हम मैक्सिमम? तो मैक्सिमम लेवल ये बताता है कि हमारा कंजम्पशन भले 10,000 है बट मैक्सिमम हम इतना रखेंगे 12 to 15 kg. तो ये कैलकुलेशन कौन करता है? मैक्सिमम लेवल. This level indicates maximum quantity of stock to be held at any time. It is the largest quantity of a particular material at any time. The quantity of stock should not be exceed the level. Suppose तुमने 100 kg ला करके रख दिया, तो अब क्या होगा तुम्हारे घर में? अब वो होने लगेगा खराब बिकॉज हमारा कंजम्पशन तो 10 kg ही है. तुम 100 kg रख करके क्या करोगे? वो खराब ही हो रहा है. तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए ना. दिस इज टू मिनिमाइज स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट. देखो कंपनी के लिए क्या होता है स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कंपनी अगर सपोज स्टॉक बहुत ज्यादा अपने पास मेंटेन रखती है तो कंपनी को उसको मेंटेन करने के लिए पहली बात तो वेयर हाउस होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए या वेयर हाउस होना चाहिए. प्लस उसको मैनेज करने के लिए एक सुपरवाइजर होना चाहिए. उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपरली एक पर्सन होना चाहिए, गेट कीपर होना चाहिए. दिस और दैट एवरीथिंग कॉस्ट वी नो. तो इतने सारे कॉस्ट को हम क्यों उठाएं? इससे बेटर तो ये होगा कि जब जरूरत है तभी हम ऑर्डर करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो मैक्सिमम लेवल ये बताता है कि मैक्स टू मैक्स हमें कितना प्रोडक्ट अपने पास रखना है, ठीक है. नेक्स्ट, मैक्सिमम लेवल को अफेक्ट कौन करता है? ये फॉर्मूला आई थिंक वी हैव स्टडीड इन आवर लास्ट लेक्चर. ये तो तुम्हें मैगअप ही करना होगा. मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम ऑफ रीऑर्डरिंग. ये मैगअप ही करना होगा, ठीक है.
नेक्स्ट मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल क्या होता है? अब अगेन हम अपने एग्जांपल में आ जाते हैं। 10 kg हम कंज्यूम करते हैं, 12 to 15 kg हम एक्स्ट्रा रखते हैं अपने पास। अब मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि कम से कम घर में कितना राशन होना चाहिए? कम से कम एटलीस्ट 2 to 3 kg तो होना चाहिए। Getting my point? So this level indicates minimum quantity of stock to be hold at any time. इतना तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, इससे कम है तो मतलब बात खतरे की हो जाती है। It is the lowest quantity of material to be held at all the time. Lowest quantity बताता है कि सॉरी कि कम से कम हम कितना यूनिट अपने पास रखें। Getting my point? This is to avoid risk of dislocation of production process. Dislocation of production process का मतलब क्या होता है? Suppose तुम्हारे पास मटेरियल ही नहीं है, लेबर आ गया इंडस्ट्री में काम करने, लेबर काम किस पे करेगा जब मटेरियल ही नहीं है? तो गेटिंग माई पॉइंट, तुम्हारी मशीन बंद पड़ी रहेगी, लेबर काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू मेंटेन इट। गेटिंग माई पॉइंट? दिस लेवल इज फिक्स्ड आफ्टर taking into consideration the rate of consumption and time required to acquire sufficient materials to avoid dislocation of production. ये हम क्यों देखते हैं कि कम से कम इतना मिनिमम होगा तो इट मींस वी आर ऑन अ सेफर साइड। अगर इससे नीचे हम आ रहे हैं तो इट मींस टेंशन की बात है। तो मिनिमम लेवल वो बताता है। ठीक है, फैक्टर्स क्या है? रीऑर्डर लेवल, नॉर्मल कंजम्पशन, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या है मिनिमम लेवल का? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल, स्टूडेंट्स रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि कितना हमारे पास प्रोडक्ट होगा तो हमें अगेन ऑर्डर करने की जरूरत है। गेटिंग माय पॉइंट? कि सपोज कंपनी को, चलो हमारे एग्जांपल में आ जाते हैं, कंपनी में क्यों जाए, 10 kg हम कंज्यूम करते हैं, मैक्सिमम मैंने बताया था 12 से 15 kg होगा। मिनिमम कंजम्पशन हमारा मान लो 2 kg है। मिनिमम कंजम्पशन मतलब 2 kg तो कम से कम हमारे पास एट अ टाइम होना चाहिए। तो तुमने रीऑर्डर लेवल जो है वो 3 kg रखा है, या चलो ज्यादा से ज्यादा 4 kg रखा है कि अगर हमारे पास 3 kg या 4 kg होगा तो हम अभी मार्केट में जाकर के नया राशन या जो भी है ऑर्डर करके अपना प्रोडक्ट ला देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया रीऑर्डर लेवल कि 3 kg या 4 kg होने पे वी हैव टू गो फॉर शॉपिंग, वी हैव टू अगेन ऑर्डर इट। क्लियर? चलो रीड कर लेते हैं। This level indicates the time to place an order for a material. It signifies the action point for procuring the material. This level is between the minimum and maximum. Getting my point? Minimum और maximum के बीच में आता है। maximum हमारा क्या था? 12 kg, मिनिमम हमने रखा था 3 kg, तो ये इसके बीच में ही कहीं होगा। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में कहीं होगा। सॉरी, मिनिमम मैंने 2 kg रखा था, तो ये इन दोनों के बीच में कहीं होगा। 4 kg, ये 3 kg, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में इट विल लाई। सो इट इज अ लेवल एट विच परचेज रिक्विजिशन शुड बी मेड आउट ऑफ फ्रेश सप्लाई। अगेन तुम्हें परचेज करना होगा। The object of this level is to indicate time to place order so that stock is not reduced to a level less than a minimum level. देखो मिनिमम होने पर तुम नहीं उठ करके जा सकते हो शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज इट ऑल्सो टेक्स टाइम। ऑर्डर करने के बाद भी तुरंत प्रोडक्ट तुम्हारे घर पे नहीं आ जाता है। जैसे तुम नॉर्मली भी देख रहे हो ना, तुमने अगर राशन की दुकान में जाकर के राशन पूरा भरवा लिया तो आज का आज ही नहीं आता, कभी कभार वो नेक्स्ट डे आता है ना। तो एक दिन तो तुम्हें सर्वाइव करना ही होगा ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो जीरो होने पे तो हम नहीं जा सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपनी। तो कंपनी में नेक्स्ट डे नहीं, कंपनी में तो बहुत बार 3-3, 4-4 हफ्तों बाद या महीनों बाद भी आता है। हफ्ते तो कम से कम लगते ही होंगे। सो दैट इज वाई कंपनी हैज टू मेंटेन दैट लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी अभी है, कितनी क्वांटिटी हो जाने पे हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा। ठीक है। डेंजर लेवल, it indicates the level of stock when the normal issue should be stopped. It indicates the need of urgent attention and emergency steps to replenish stock by procuring material. The quantity of this level is between minimum and nil. Danger level का मतलब क्या होता है? जब तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो मिनिमम से भी कम हो जाता है और तुमने अब तक ऑर्डर भी नहीं किया। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब तुम्हारे घर में राशन 2 kg से भी कम हो गया है, सपोज हाफ kg बच गया है और अब तक तुमने ऑर्डर भी नहीं किया है। अब तुम कब ऑर्डर करोगे, वो कब ला करके देगा? सो इट विल टेक टाइम। सो टिल देन हाउ विल यू सर्वाइव? तो ये डेंजर लेवल हो गया ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे सब केसेस में कंपनी डेंजर लेवल में आ जाती है।
The objective of fixing danger level is to decide when an urgent action is required. मतलब अब अगर तुम ऑर्डर करोगे ना तो तुम अपने सप्लायर को बोलोगे कि जल्द से जल्द हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दो, वी नीड इट अर्जेंटली, वरना तुम्हारा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फ्रेश सप्लाई ऑफ मटेरियल, मतलब यहाँ पर तुम्हें अर्जेंटली प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा. इसका फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल कंजम्पशन, फैक्टर्स लगते हैं नॉर्मल कंजम्पशन एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज. Danger level is equal to normal consumption into maximum reorder period for emergency purchase. ये इसका फॉर्मूला है, वो तो तुम्हें याद करना होगा. Students, this is what I have taught you. मेरा पर्पस मेन ये पढ़ाने का यही था कि आप लोगों को थियोरी आना चाहिए अच्छे तरीके से. थियोरेटिकल पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? I hope everything is clear to you all. Okay. What we have studied today is tabulation method. Tabulation method का ये जो part है, ये से तुम मगअप कर लो everyone. There should not be any kind of avoidance for tabulation method. Sums, EOQ, I know आप सबको बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है. अब now you have to work on tabular method. टेबुलर मेथड बहुत अच्छे तरीके से सीख लो. आंसर सेम ही आता है. एक चीज हमेशा याद रखना, अगर सपोज एग्जाम में तुम्हें सिर्फ टेबुलर मेथड पूछा, इफ इन केस ईओक्यू नहीं पूछा, तो भी टेबुलर मेथड में जो तुम्हारा सॉल्यूशन आता है तुम उसे ईओक्यू के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई. गेटिंग माय पॉइंट? सपोज मैंने यहाँ पर ईओक्यू कैलकुलेट किया ही नहीं होता और मैंने टेबुलर मेथड से मेरा आंसर आ रहा है 1000, सॉरी, एंड स्टिल I want to cross verify my answer कि मेरा आंसर राइट भी आया है या नहीं आया है. क्लियर? सो व्हाट विल आई डू? मैं EOQ निकालूंगी. रफ वे में निकाल लेना, लेकिन EOQ निकालना. अगर EOQ का आंसर और तुम्हारा टेबुलर मेथड का आंसर राइट आया, इट मींस योर सम इज करेक्ट. क्लियर? EOQ और इसका आंसर सेम ही आएगा. नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये सब हम सब ने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट ये सम था, इट वाज वेरी मच इजी टू सॉल्व. याद रखना यहाँ पर AO लिखे, S लिखे, हमारा एक ही रखना, अपना एक ही फॉर्मूला रखना, 2AO डिवाइडेड बाय C. एग्जाम में ये सब अटेम्प्ट करते हो, एक चीज का याद रखना कि एनुअल कंजम्पशन ये सब डिफाइन करते जाना अलग से. दैट विल लुक नाइस. ये सब भी सेम सिंपल था. और थियोरेटिकल पार्ट प्लीज डोंट अवॉइड इट. एग्जाम में हो सकता है तुमसे पूछा जाए इन शॉर्ट नोट्स में इट मे गेट आस्क्ड. ठीक है? So I hope this much is very much clear to you all. Next lecture we will see that I will give you more sums on this. Okay. Thank you so much.